Hello, this is Viswas Kumar. Now I discuss about a steel structure and also design of a steel structure. एक महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर. तो आज बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में. स्टील वही जो हमारे दैनिक जीवन में एवरीडे काम आता है और जिसके सहारे आज हम एक बिल्डिंग में रह पा रहे हैं. ये छत निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. साथ ही साथ बीम, कॉलम, छज्जा etc. तो चलिए जानते हैं कि स्टील क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और हम लोग किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं. उससे पहले मैं बता दूं कि आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉपी एंड पेन एंड कंसंट्रेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर. हमको ज़रूरत पड़ेगा पढ़ने के लिए सबसे पहले IS कोड 800/2007 एंड स्टील टेबल. किसी भी पब्लिकेशन का स्टील टेबल चलेगा. तो ये दो चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए. जो IS कोड 800/2007 है, ये इसमें स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशन मिलेंगे जिसके हेल्प से हम लोग स्टील स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे. इससे पहले जब 2007 है, 2007 से पहले हम लोग यूज करते थे IS 800 1984. ये 2007 के बाद यूज कर रहे हैं. 2007 से पहले हम लोग 1984 का ही रिवीजन यूज करते थे. अब देखते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टील स्ट्रक्चर का. तो सबसे पहले स्टील क्या होता है. स्टील, व्हाट इज स्टील? तो स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस कॉपर, मैग्नीशियम, निकेल और सिलिकॉन. लेकिन जनरली हम लोग जो स्टील है वो लेते हैं आयरन प्लस कार्बन. तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं स्टील. स्टील इज एन एलॉय ऑफ, क्या क्या लिख देते हैं, आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस निकेल प्लस सिलिकॉन. ये हो गया. लेकिन हम लोग जो जनरली लेते हैं, जनरली माइल्ड स्टील के लिए जो हम लोग रहता है वो रहता है स्टील आयरन प्लस कार्बन का. क्या रहता है? आयरन प्लस कार्बन का. एलॉय, एलॉय क्या होता है? एलॉय मिश्र धातु है. एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु. दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाया जाता है वो एलॉय कहलाता है. तो स्टील जो है हमारा वो आयरन और कार्बन से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक एलॉय है. ये बात समझ में आ गई? समझ रहे हो ना? अब एक आता है स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील, इसमें खास बात यह है कि ये आयरन के साथ प्लस में क्रोमियम होता है. क्या होता है? क्रोमियम. आयरन प्लस क्रोमियम होता है ये, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या क्या होता है. ये दोनों पूछे जाते हैं. एलॉय में देखा जाता है, जब जनरली हम लोग पढ़ते आए हुए हैं कि ब्रास किसका किसका एलॉय है. तो ब्रास किसका किसका एलॉय होता है? कॉपर एंड जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का हम लोग जानते हैं. उसी प्रकार जो स्टील है वो आयरन प्लस कार्बन का एलॉय है और स्टेनलेस स्टील आयरन प्लस क्रोमियम से मिलके बना है. अब जो ये कार्बन है ये हमारा 0.23% ही होता है. चलिए देख लेते हैं कि हमारा कार्बन का क्या क्या हाल है. चलिए एक टेबल के अनुसार हम लोग देखते हैं. एक टेबल बना लीजिए जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मटेरियल्स और उस पर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना यूज होगा वो. सबसे पहले बात करते हैं रॉट आयरन की, जो कि मेरा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का. रॉट आयरन ये है सो लेस देन 0.1% कार्बन में ऐड होता है. दूसरा बात करते हैं स्टील का. तो स्टील में जो कार्बन है वो 0.1 से लेकर 0.25% तक मिला हुआ होता है. उसके बाद बात करते हैं हाई कार्बन स्टील.
जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें 0.55 से 0.95% तक का कार्बन मिला हुआ होता है। और जो मेरा कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन में 2 से 4% का मिला हुआ होता है। ये एक टेबल बना लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसएससी जेईई में इससे बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से इतना समझ में आ गया। तो जो हमारा ये देखा गया कि रॉट आयरन इतना है, तो सबका तो एक जो इम्पोर्टेंट इसमें जो बनता है कि अगर हमारा थोड़ा सा कैमरा उधर, अगर हमारा कार्बन जो है कार्बन इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है? अगर हमारा कार्बन इंक्रीज करता है तो ये हमारे जो स्टील का है या किसी भी मटेरियल में, अगर स्टील में या आयरन में जो मेरा कार्बन इंक्रीज करता है, इसका मतलब कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी मेरा इंक्रीज करेगा और हार्डनेस भी इंक्रीज करेगा, हार्डनेस भी इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ ब्रिटलनेस जो है ये भी इंक्रीज करेगा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो बन जाता है कि जो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी डिक्रीज करता है और जो टफनेस होता है वो भी डिक्रीज करता है, टफनेस। तो यहाँ से हम लोग जाने कि कार्बन अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर मेरा कार्बन इंक्रीज कर रहा है तो मेरा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, हार्डनेस भी इंक्रीज करेगा, ब्रिटलनेस भी इंक्रीज करेगा, बट डक्टिलिटी एंड टफनेस डिक्रीज कर जाएगा। आप समझते हैं कि हार्डनेस और ये टफनेस में अंतर क्या होता है कि ये हार्डनेस है और ये टफनेस है। तो हार्डनेस क्या होता है कि हार्डनेस मेरा एबिलिटी है किसी भी मटेरियल का जो उसको डिफॉर्म होने से रेसिस्ट करता है, डिफॉर्म होने के लिए। ये मतलब किसी भी अगर वह मेटल पे अगर हम लोग रगड़ घिस करेंगे तो वो घिसेगा नहीं, वो हार्डनेस बताता है कि वो घिस नहीं पाएगा। अगर हम हीरा को ले उसको कितना भी घिसने की कोशिश करेंगे वो घिसेगा नहीं, क्योंकि उसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा तब जाके वो घिसेगा, क्योंकि उसका हार्डनेस ज़्यादा है, इसलिए वो हार्डनेस दिखाता है। बट उसको अगर हम मार दे कस के तो वो पूरा क्रैक हो जाएगा, मतलब उसमें टफनेस जो है कम है। टफनेस क्या है कि वो किसी भी, अगर डिफाइन करें हम तो टफनेस होता है कि किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है बिना फ्रैक्चर किए हुए। मान के चलिए कोई भी एक डायमंड लिए हम लोग, ये डायमंड लिए, तो इसमें अगर हम लोग मारे हथौड़ा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और ये अगर फूटा नहीं है, ये टूटा ही नहीं, ये ब्रेक ही नहीं हुआ, ये ब्रेक ही नहीं हुआ, मान के चलिए ब्रेक नहीं हुआ। तो जब ब्रेक नहीं हुआ मतलब जो हथौड़ी से जो हम इसको मारे हैं तो उसका तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, फ्रैक्चर नहीं हुआ, जिसका मतलब इसमें जिस मटेरियल में हम मारे हैं उस मटेरियल में बोल सकते हैं कि इसमें टफनेस बहुत ज़्यादा है। अगर हार्डनेस की बात करें तो अगर इस मटेरियल में हम लोग लोड लगाए घिसे उसे तो ये घिसाएगा नहीं, तो हम समझेंगे कि इसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार अगर कार्बन का इंक्रीज करते हैं हम स्टील में तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, लेकिन डक्टिलिटी और टफनेस घट जाता है। अब बात करते हैं ये ब्रिटलनेस और ये डक्टिलिटी क्या होता है। तो ब्रिटलनेस क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है। तो डक्टिलिटी जो है ये हमें क्या करता है, डिफॉर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होता है। ये बेसिकली एबिलिटी टू डिफॉर्म है अंडर टेंसाइल फोर्स। अगर किसी भी, मान के चलिए एक मेटल है, इस पर टेंसाइल फोर्स डाल रहे हैं तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं करेगा। समझ गए इतना। अब उसी प्रकार है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है, अगर किसी भी एक मेटल पर है हम लोग इस पर लोड डालें तो ये तुरंत क्रैक हो जाएगा, ये डिफॉर्म नहीं देगा ज़्यादा, इसीलिए ये ब्रिटलनेस है। और ये डक्टिलिटी है। अगर डक्टिलिटी को हम लोग डिफाइन करना चाहे तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, देखिए डक्टिलिटी इज बेसिकली द एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल फोर्स एंड इट्स अंडरगोज लार्ज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं डक्टिलिटी बात करिए, हार्डनेस का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन विच इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड टेस्ट वेयर द सरफेस रेसिस्टेंस टू इंडेंटेशन इज मेजर्ड। जो हार्डनेस को हम लोग टेस्ट करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। एक रॉकवेल टेस्ट होता है, एक विकलर हार्डनेस टेस्ट होता है, एक ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है। अगर हम लोग देखना चाहें टफनेस का डिफिनेशन, तो टफनेस का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा कि टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। ये हो गया टफनेस। इतना बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। प्रॉपर्टी ऑफ स्टील में हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, तो स्टील का डेंसिटी कितना होता है? डेंसिटी होता है 7850 kg/m²।
क्यूब, 7850 kg पर मीटर क्यूब, ये इसका डेंसिटी है। तो डेंसिटी बेसिकली होता क्या, ये होता है वेट बाय वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी हमको पता है स्टील का, ये स्टील का डेंसिटी हुआ, स्टील का डेंसिटी अगर पता है हमको, अगर पर मिनट वॉल्यूम के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, वेट हम निकाल सकते हैं ना इसका, यहाँ से वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। उसी प्रकार इसका एक फॉर्मूला भी है, नोट करके हम लिख सकते हैं, नोट वेट ऑफ स्टील, वेट ऑफ स्टील जो होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ स्टील होता है मेरा d² बाय 162.28 kg पर मीटर। तो ये जो d² बाय 162.28 जो आया, ये आया कहाँ से, ये इसी से आया है, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ गए। इसके लिए भी डेरिवेशन है, इसमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ई से डिनोट किया जाता है, ये स्टील का होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये बच्चा आजकल जानता होगा इंजीनियर का, ठीक है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत से मटेरियल का अलग अलग होता है, चलिए उसका भी एक टेबल बना के देख लेते हैं किसका क्या क्या होता है। देख लेते हैं कि मटेरियल्स और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि मेगा पास्कल में रहेगा मेरा। सबसे पहले देखते हैं स्टील का, तो स्टील का क्या होता है 2 × 10⁵। फिर देखते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का क्या होता है 0.7 × 10⁵। उसके बाद देखते हैं कॉपर का, कॉपर का क्या होता है 1.1 × 10⁵। उसके बाद टंगस्टन का, टंगस्टन समझते हैं ना, वही टंगस्टन, टंगस्टन का 0.7 × 10⁵ होता है। उसके बाद टिम्बर का यानी कि वुड का 0.1 × 10⁵ होता है। और कास्ट आयरन का जो है 1.7 × 10⁵। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बन जाता है कि मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जो एल्यूमिनियम होता है वो अप्रॉक्सीमेट जो होता है 1/3 होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का। यहाँ से एक पॉइंट बन गया ये, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। इतना हो गया। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ये बेसिकली होता क्या है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो है ये होता है, ये हुक्स लॉ से आया है। हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये कैसे आया है, ये होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है कांस्टेंट के रूप में। तो ये जो मेरा ई है ये क्या दिखाता है, ये स्टिफनेस को बताता है कि मेरा किसी मटेरियल पे कितना स्टिफनेस है, वो ये बताता है। यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेस है। ज़्यादा स्ट्रेन हुआ मतलब कि नीचे का अगर ज़्यादा स्ट्रेन हुआ तो क्या होगा, मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कम हो जाएगा, और स्ट्रेन अगर कम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। इतना हो गया। आगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज लाइट चला गया है, ओ लाइट तो आ गया, चलिए अब इसी में देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। अब देखते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लिए, अब देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो होता है 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का। तो जो स्टील का थर्मल एक्सपेंशन है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इसका पॉइजन्स रेशियो है म्यू, इसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं म्यू, ये है 0.32 0.5, कहीं कहीं इसको डायरेक्ट 0.33 बताया गया है। तो कॉमन 0.3 आ रहा है, तो हम लोग बेसिकली 0.3 ही अगर एग्ज़ाम में आया तो देख लेंगे। अब बात करते हैं कि जो मेरा म्यू है ये है क्या। तो ये जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मान के चलिए कोई एक यहाँ पे
कोई एक मेंबर है जिसको हम लोग टेंसाइल फोर्स डाल रहे हैं, ये कुछ एल है इसका और ये कुछ इसका डी है, ठीक है। तो जब इसको हम खींचेंगे इधर दोनों साइड से, तो क्या होगा, इसका ये जो थिकनेस है वो कम होगा और लेंथ जो बढ़ जाएगा ना। तो ये डेल एल जो बढ़ जाएगा लेंथ, और जो डेल डी जो है, मान के चलिए ये डी है, तो ये डेल डी जो है ये घट जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल डी बाई डी। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। उसी तरह हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल में लिख सकते हैं क्या, डेल एल बाई एल। जब इसको म्यू सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा डेल डी बाई डी इंटू एल बाय डेल एल, ये है वो मेरा म्यू। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी मटेरियल के लिए जो जितना भी है वो म्यू मेरा क्या होता है, इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए 0 to 0.5। बहुत बार पूछा गया है कि लिमिट क्या होता है पॉइजन्स रेशियो का, तो पॉइजन्स रेशियो का लिमिट होता है 0.5। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि लिमिट क्या होता है पॉइजन्स रेशियो का। चलिए कुछ मटेरियल्स का देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि कुछ मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ये मान के चलिए मेरा मटेरियल है, और मेरा यहाँ पे म्यू रहेगा, ठीक है। टेबल के जरिए हम बताते हैं आप लोग को। जो कॉर्क होता है, कॉर्क, उसका जो पॉइजन्स रेशियो होता है 0 होता है। जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट क्या होता है, मिक्सचर है, सैंड सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर का। कंक्रीट का जो होता है पॉइजन्स रेशियो 0.1 से 0.2 होता है। एल्यूमिनियम का पॉइजन्स रेशियो 0.33 होता है। कास्ट आयरन का पॉइजन्स रेशियो 0.2 से 0.3 होता है। और स्टील का जो है पॉइजन्स रेशियो 0.27 से 0.3 लिया गया है। और रबर जो होता है ना, परफेक्टली इलास्टिक रबर जो होता है उसका जो पॉइजन्स रेशियो है 0.5 होता है। इतना पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि स्टील हम लोग को ज़रूरत ही क्यों है। तो कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टील। तो एडवांटेजेस ऑफ स्टील में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मेरा कि वो क्या होता है कि हाई स्ट्रेंथ होता है। पहला हाई स्ट्रेंथ टू वेट, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इसका मतलब हुआ कि एक छोटा सा भी अगर हम सेक्शन ले रहे हैं, अगर उस छोटे सा भी स्टील का सेक्शन पर, तो वो बहुत ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। ये हुआ इसका हाई स्ट्रेंथ ऑफ वेट रेशियो, इसलिए हम लोग, इसका एक एडवांटेज बन जाता है स्टील का, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा ये तो डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल मतलब समझ रहे हैं कि ये हमें सडन फेलियर देखने को नहीं देगा स्ट्रक्चर में। अगर कोई भी स्ट्रक्चर मेरा फेल होने वाला है तो ये सडन फेलियर नहीं देगा। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा स्ट्रक्चर डायरेक्ट फेल हो जाए। अपना स्ट्रक्चर तो फेल होना ही नहीं चाहता है वो, कि मेरा स्ट्रक्चर कभी फेल ही ना हो। बट अगर हो भी तो वो नहीं चाहता है कि मेरा डायरेक्ट फेल हो जाए। अगर डक्टाइल मटेरियल रहेगा जिसके कारण वो फेल होने से पहले बता देगा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर अब फेल हो रहा है। और इसमें एक है कि ये टफनेस है, इसमें टफनेस होता है। समझ रहे हैं आप लोग टफनेस। चौथा हम लोग देखते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है। इसका लाइट इन वेट, वेट में ही लाइट होता है, हल्का होता है, लाइट इन वेट। फिर ये लॉन्ग लाइफ चलता है, लॉन्ग लाइफ, ये इसका एडवांटेज है। फिर जो इसका प्रॉपर्टी है ना स्टील का, प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ जल्दी चेंज नहीं करता, इसका एक और एडवांटेज बन जाता है। ये जो मॉडिफिकेशन होता है इसका, मॉडिफिकेशन वो बहुत जल्दी कर लेते हैं हम लोग, ईजी टू डन होता है। और इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज हो जाएगा कि ईजी टू इरेक्ट मतलब निर्माण करना बोल सकते हैं, कि बनाने में बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट इसका होता है हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू का क्या है भाई, तो वह वैल्यू जो डिसमेंटल मटेरियल से हमको प्राप्त होता है। तो पूरा स्ट्रक्चर ही मेरा स्टील का है, जब वो टूटेगा भी तो पूरा स्टील के भाव बिकेगा, पूरा स्ट्रक्चर का। तो इसका जो स्क्रैप वैल्यू आएगा मतलब बहुत ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द आरसीसी स्ट्रक्चर। और इसका हम लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं, ये इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। अब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा इसका। चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो कोरोजन लेस नहीं है भाई, इसमें कोरोजन हो जाएगा स्टील में। दूसरा कि पुअर फायर प्रूफिंग है, मतलब फायर प्रूफिंग उतना अच्छा से नहीं देता ये, फायर प्रूफिंग
पुअर फायर प्रूफिंग। और तीसरा, अगर इसको अगर हम लोग बनाते हैं स्टील स्ट्रक्चर तो इसको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड, स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये फटीग है, इसमें फटीग होता है, मतलब स्टील की स्ट्रेंथ को ही कम कर देता है। और एक है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है इसका ये हाई है। और एक इसको हम लोग डिसएडवांटेज देख सकते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका हाई हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई। आई होप आज जितना बताया गया आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाबा, सब खत्म।